नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि की कुछ रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि पहले भी मैंने आप लोगों के साथ नवरात्रि की रेसिपी शेयर की हैं, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को छोड़कर हम कभी कभी कुछ बना नहीं पाते, और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं बना पाते कि जो यूट्यूब पर हम वीडियोस देखते हैं अच्छे अच्छे क्रिएटर्स की जो खाना बनाते हैं बहुत ही अच्छा, तो उनको देखकर हमें खुशी तो बहुत होती है, हम भी सोचते हैं कि हम भी बनाएंगे, लेकिन कभी कभी हमें डर लगता है कि उनके इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं हमारे घर में, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा फैंसी रेसिपीज़ हैं, पता नहीं हमसे बन पाएंगी या नहीं। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ जो दिखने में तो फैंसी लग सकती हैं, लेकिन बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और उनके सारे ही इंग्रेडिएंट हमें अपने घर में मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी कोशिश करके देखते हैं, हम भी बना ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है सुबह सुबह की क्लिप, और ये तीसरे नवरात्र की क्लिप है, जो एक नवरात्र बढ़ा हुआ है ना उस दिन की। तो सुबह सुबह वानी को जाना था स्कूल, और जैसा मैंने बताया है कि वो भी अब की बार पूरे फास्ट कर रही है मेरे साथ, तो कुछ ना कुछ मैं उसको लंच में दे के ही भेजती, क्योंकि देखिए हम लोग बड़े हैं, हम लोगों ने पहले से व्रत रखे हैं तो हमें आदत है। लेकिन कभी कभी बच्चे होते हैं ना कि शुरुआत करते हैं व्रत रखने की, और आई थिंक शायद आप लोगों के घर में भी बड़े होते बच्चे हों जो टीनेजर बच्चे हैं, उनको लगता है शौक कि हम भी व्रत करेंगे। हम भी जब छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे कि अपनी मम्मी के साथ व्रत करते थे। लेकिन स्कूल में पूरा दिन बच्चा मतलब 2:30-3 बजे तक आएगा, तो फिर सुबह सुबह के खाली हल्के से ब्रेकफास्ट पे वो नहीं रह सकता, तो कुछ ना कुछ मैं उसको देती हूँ बना के। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने साबूदाना की खिचड़ी दी थी उसको बना के, और आज मैं उसको ये आलू फ्राई बना के दे रही हूँ। बस 1 से 2 चम्मच घी में ही मैंने इनको फ्राई किया है। पतले पतले से आलू को काटा है, हल्का सा जीरा डाल के मैंने उसको सोटे किया है, और थोड़ा सा डाला है सेंधा नमक, और कुछ भी नहीं। कोई काली मिर्च नहीं, कोई हरी मिर्च नहीं, कोई हरा धनिया नहीं, वो ऐसे ही खाती है तो मैंने ऐसे ही बनाया है। अब यहाँ पर मैंने तो अच्छे से ब्राउन कर दिया था आलूओं को, बिल्कुल धीमी धीमी गैस पे, लेकिन फिर वो खुद आई थी किचन में ये देखने के लिए कि आलू की ब्राउनिंग अच्छे से हुई है या नहीं। तो इस तरह के आलू से बहुत पसंद है। और साथ में वो दही लेकर गई थी, और साथ ही लेकर गई थी हरे वाली चटनी। तो ये उसका आज का लंच बॉक्स है। तो वानी के जाने के बाद मैंने अपनी पूजा की, सुबह की साफ सफाई मैं कर चुकी हूँ, और पूजा जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं उसके जाने के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी भर दिया है अखंड जोत में, और मैं घी ऐसे ही भर देती हूँ, मतलब उसको पिघला के नहीं डालती। लेकिन अगर आप लोगों को डर लगता है कि अखंड जोत कहीं खंडित ना हो जाए, तो आप घी को बेशक पिघला कर डाल सकते हैं। और आज है तो तीसरा नवरात्र, तीसरा कहूँ या चौथा, लेकिन इस बार जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया था, मतलब पिछली वीडियो में शायद बताया था कि एक नवरात्र बढ़ा हुआ है। अब हैं तो खैर पूरे 9 ही नवरात्र, लेकिन वे बढ़े हुए किस तरह से हैं मुझे नहीं पता। तो कह रहे थे कि तृतीया तिथि जो है वो 2 बार पड़ रही है, तो थोड़ा सा शायद कन्फ्यूज़न वाला ये हिसाब है, बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो मैंने आज भी तीसरे नवरात्र का ही पाठ कर लिया था। कल भी मैंने तीसरे नवरात्र का ही पाठ किया था इससे पहले, और आज भी मैंने तीसरे नवरात्र का ही पाठ कर लिया। कोई बात नहीं, जैसे भी होगा धीरे धीरे करते जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो पता लग ही जाएगा कि तीसरा नवरात्र है या चौथा। और खैर पूजा ही तो करनी है, कोई बात नहीं, माता रानी के ही सब दिन हैं, तीसरे की पूजा कर लो या चौथे की, रूप तो सब माता रानी के ही हैं। अच्छा, पूजा मेरी हो चुकी है, और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने सबसे पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था, जो नवरात्रि की सबसे पहली वीडियो शेयर की थी, कि जो अखंड जोत आप लें या पूजा के कोई भी आप बर्तन लें, तो उनको कोशिश कीजिए कि थोड़ा प्लेन लें, उन पे ये डिज़ाइन ये कट वगैरह ना ही हो तो अच्छा है। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि देखो मैंने अच्छे से साफ़ किया हुआ है सब कुछ, ये जोत वगैरह खूब अच्छे से साफ़ की थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गंदी है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा मैल फंसा हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये बर्तन हैं हमारे नक्काशी वाले होंगे थोड़े से या कट वाले होंगे, तो वो आपको ऐसे ही लगेंगे चाहे आप उनको कितना भी क्लीन कर लो।
और यहाँ पर हमारी अखंड ज्योत बहुत ही अच्छे से प्रज्वलित हो रही है। और ये है एक अखंड ज्योत के लिए प्रोटेक्टर, जिसको आप बोल सकते हैं। इसको ऊपर से ढका जाता है। ये मेरे पास बहुत पुराना है, जब मैंने अखंड ज्योत ली थी तभी लिया था ये साथ में। ये मेटल का बना हुआ है और बीच से खूब अच्छे से इससे मतलब हवा भी पास होती है और दोनों ही काम इससे हो जाते हैं कि आपकी जोत जल भी रही है और अगर आपके कमरे में पंखा चल रहा है या मतलब हवा का कहीं से झोंका आ रहा है तो अच्छी तरह से आपकी जोत इससे प्रोटेक्टेड रहेगी। तो दिन में तो मैं खैर इसको नहीं लगाती हूँ, अभी तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ लगा के, लेकिन हाँ रात में सोते वक्त मैं इसको लगा देती हूँ। हालांकि रात में तो पंखा भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी एक प्रोटेक्शन के तौर पे मैं लगा देती हूँ। और जैसे मैंने बताया कि ये मेटल का बना हुआ है। अब किस मेटल का है मैं सही बताऊँ मुझे अंदाज़ा नहीं है, काफ़ी हल्का फुल्का है ये। और जब मैंने जोत वगैरह सब साफ़ की थी ना पहले दिन, तभी मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेटल का है तो कहीं कहीं हल्का हल्का ऐसे लगता है कि इस पे जंग लग रहा है, जो कि अच्छे से साफ़ नहीं होता। बाकी पूरी कोशिश मैंने की थी इसको अपने आप से कि क्लीन कर दूं मैं, लेकिन जितना मैं क्लीन कर पाई उतना ही हो पाया मुझसे। और ये शायद 150 या 200 रुपये का ही आया था, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं। तो जब भी आप इस तरह से कुछ प्रोटेक्टर लें अपनी अखंड ज्योत के लिए, तो अखंड ज्योत का साइज़ देख कर ही लें, जो आपकी अखंड ज्योत का साइज़ है। जैसे मैंने कहा कि मैं उसको अखंड ज्योत के साथ ही लाई थी, तो उसी टाइम मैंने साइज़ देख लिया था। वैसे आजकल तो बहुत ही फैंसी वाले आते हैं, वो कांच के और दूसरी तरह के। अब तो खैर ये वाले शायद चलते भी नहीं होंगे, जैसे मैंने बताया ये बहुत पुराना है मेरे पास। तो अब ये क्लिप है सीधी शाम की, जब मैं हल्का सा किचन साफ़ कर रही हूँ। सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं जो दोपहर तक के थे। और आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल सी रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे साबूदाना मैंने भिगो के रखा हुआ है और ये साबूदाना मैंने दोपहर ही भिगो दिया था, तो इसको भिगे हुए करीब 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि साबूदाना को कम से कम 3 से 4 घंटा भिगोइए, तभी जाके वो अच्छी तरह से फूलता है और अच्छी तरह से वर्क करता है। यहाँ पर हैं 1 कटोरी के करीब समा के चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। और यहाँ पर है थोड़ी सी मूंगफली और डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, इसको भी मैंने भिगो के रखा हुआ है। और ये सारी ही चीज़ें मैंने दोपहर ही भिगो दी थी, तो इनको कम से कम 3 से 4 घंटे आप भी भिगो के रखिए। और यहाँ पर है आलू जो मैंने दोपहर ही उबाल कर रख दिए थे, अच्छे से ठंडे हो चुके हैं ये। और आप देख रहे होंगे कि मैं कच्चे आलू मतलब जो उबले हुए आलू हैं उनको भी मैं चाकू से छील रही हूँ। कच्चे आलू तो सभी चाकू से छीलते हैं, मैं उबले हुए आलू का छिलका भी ऐसे ही चाकू से उतारती हूँ, नहीं तो फिर कभी कभी हमारे नाखून में वो चला जाता है और फिर बहुत दर्द करता है। तो आप भी ट्राई कीजिए कि उबले हुए आलूओं को आप चाकू से ही छीलें, बड़ी अच्छे से उसका छिलका भी उतर जाता है। तो थोड़े से आलू मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिए हैं और थोड़े से आलू को इस तरह से बारीक बारीक फोड़ लिया है, तोड़ लिया है छोटा छोटा सा हाथ से ही। और 2 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं चटनी वाले बैटर में, जिसकी मैं चटनी बनाऊंगी। और ये जो साबूदाना मैंने भिगोया है और साथ ही समा के चावल, इन दोनों को एक साथ मिला के मुझे पीसना है। तो पानी इसमें मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको पीसूंगी, इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाएगा। तो उसके बाद ही हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या मिलाना है क्या नहीं। तो ये देखिए कितना गाढ़ा सा ये पेस्ट है। तो जो मिक्सचर जार में लगा हुआ है ना बैटर, उसको धो के मैंने हल्का सा पानी इसमें मिला दिया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी एडजस्ट हो जाए। अब मैं इसमें मिला रही हूँ सिंघाड़े का आटा, करीब 3 बड़े चम्मच मैंने मिलाया है। आप चाहो तो कुट्टू का आटा भी मिला सकते हो या चाहो तो दोनों आटे आप थोड़े थोड़े करके इसमें मिला सकते हो। अब पहले मैं इसको चमचे से चला रही थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद इसमें गांठें पड़ जाएंगी, तो इसलिए मैंने विस्क का इस्तेमाल किया। कोई भी चीज़ जिसमें आपको डाउट हो कि गांठें पड़ सकती हैं, उसको आप विस्कर से चलाइए, बहुत ही अच्छा वो स्मूथ बैटर आपका बनता है। उसको मैंने ढक के रख दिया है थोड़ी देर के लिए, करीब 10-15 मिनट के लिए रखूंगी। अब यहाँ पर मैं मूंगफली थोड़ी सी ग्राइंड कर रही हूँ जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखी हुई हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल हल्का हल्का पल्स मोड पे इस तरह से आपको अपने मिक्सर को चलाना है, तब जाके आपकी मूंगफली का पाउडर बनेगा। नहीं तो पिछली वीडियो की तरह जैसे मैंने मूंगफली का पेस्ट बना दिया था, अगर आप लगातार मिक्सर चलाओगे तो आपकी मूंगफली का पाउडर नहीं बनेगा, पेस्ट बन जाएगा। तो हमें बेसिकली इस तरह का दरदरा पाउडर बनाना है। तो थोड़ा सा पाउडर मैंने बना के रख लिया। अब उसी जार में ये मैं चटनी पीस रही हूँ। भीगा हुआ नारियल है, नारियल का बुरादा, मूंगफली, 2 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा हरा धनिया। इससे हमारी ये बन गई है नारियल की चटनी। काफ़ी
गाढ़ी है, इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चाहो तो आप इसमें थोड़ी सी दही मिला सकते हो और चाहो तो पानी मिला के उसको पतला कर लो। मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, एज इट इज़ उसको रखा है। आप चाहो तो उस पर ऊपर से तड़का भी लगा सकते हो, हरी मिर्च का, कड़ी पत्ते का, लेकिन मैंने बिल्कुल उसको प्लेन रखा है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू का मसाला, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा घी चढ़ाया था, हल्का सा जीरा तड़काया, हरी मिर्च, अदरक और कड़ी पत्ते का उसमें छोंक लगाया और साथ ही डाल दिए अपने ये आलू जो मैंने फोड़ के रखे थे थोड़े थोड़े से। ढेर सारा मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है और बस बेसिकली हमें इस मसाले को थोड़ा सा भूनना है जिससे ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए, भुना भुना सा। ये जो मूंगफली का पाउडर मैंने पीस के रखा है, थोड़ा सा मैंने ये भी डाल दिया है इसमें। आप चाहो तो इसमें साबुत मूंगफली भी डाल सकते हो, मतलब भुनी हुई साबुत मूंगफली, पाउडर ना डाल के आप साबुत मूंगफली डाल लो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और आप चाहो तो इसमें उबली हुई मटर भी डाल सकते हो या कसी हुई गाजर, जो भी आप व्रत में खाते हो उसका बेसिकली आपको ये मसाला तैयार करना है। और मसाला हम क्यों तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आज हम डोसा बनाने वाले हैं। अभी डोसा बनेगा थोड़ा बाद में। यहाँ पर हम तैयारी क्या कर रहे हैं, एक्चुअली बना ही रहे हैं आलू का हलवा। और ये आलू का हलवा मैं करीब शायद 1-1.5 साल बाद बना रही हूँ। लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने 2023 में बनाया था, उसके बाद से तो अब तक नहीं बनाया। कढ़ाई में मैंने घी चढ़ाया है, करीब 2 बड़े चमचे घी, और साथ ही मैंने ये जो कद्दूकस किए हुए आलू थे ना, ये इसमें डाल दिए हैं। अब आलू के हलवे को बनाने का देखिए सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आप उसको कितनी अच्छी तरह से भूनते हैं। अगर आप उसको भूनने में थोड़ी सी भी कोताही करेंगे ना, तो फिर आपको आलू का स्वाद उसमें आएगा, उबले हुए आलू का, और आपको लगेगा कि जैसे आप मीठे आलू खा रहे हैं। तो घी अच्छे से डालिए और भूनिए अच्छी तरीके से। बाकी अगर आपको लग रहा है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा घी हमने डाल दिया है, तो चिंता मत कीजिए। जितना भी घी आपने इसमें डाला है ना, उसका करीब आधा घी ये हलवा आपको वापस कर देगा। कैसे, उसके लिए आपको वीडियो थोड़ा आगे तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए अभी देखिए, भूनते भूनते आलू को उसका ये हाल हो गया है, थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगा है, थोड़ा सा चिपकने भी लगा है। शुरुआत में नहीं चिपक रहा था, आपने देखा। तो जैसे जैसे आलू भुनेगा हल्का हल्का सा चिपकेगा। आप चाहो तो नॉनस्टिक बर्तन भी यूज़ कर सकते हो, मैंने सिंपल सी कढ़ाई यूज़ की है, तो ऐसा कोई ख़ास नहीं चिपक रहा है। और जितना भी घी हमने डाला है ना, वो साइड से, किनारों से छूटना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हो। आप चाहो तो इस घी को एज इट इज़ इसमें रहने दे सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया था, जब आलू को मैंने अच्छे से खूब भून लिया, उसके बाद मैंने इस घी को इसमें से निकाल दिया था। आप चाहो तो सारा घी निकाल दो, आप चाहो तो थोड़ा सा निकाल दो, आप चाहो तो पूरा का पूरा घी इसमें ही रहने दो, लेकिन आपको आलू को भूनना बहुत अच्छी तरीके से है। तो मतलब ये जो घी है बेसिकली ये आलू को भूनने में मदद कर रहा है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब ये आलू को खूब अच्छे से हमारे भून देगा, उसके बाद आप इसको बेशक निकाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा घी नहीं खाना चाहते हैं, जो मैंने भी किया था। इसमें से देखिए करीब करीब मैंने 3 चमचे घी के निकाले हैं, मतलब 3 चमचे पिघले हुए। जब मैंने डाले थे तो 2 चमचे थे, लेकिन वो पिघला हुआ नहीं था, तो करीब करीब 3 चमचे पिघले हुए घी के मैंने निकाल दिए हैं। मैं चाहती तो थोड़ा सा और निकाल सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ा सा तो रहने ही देते हैं इसमें। अब मैंने इसमें चीनी डाल दी है, करीब 1 कटोरी चीनी मैंने डाली है, मीडियम कटोरी। मीठा आप अपने हिसाब से डालिए। अब आप यहाँ पर चाहें तो इसमें थोड़ा सा ना दूध भी डाल सकते हैं, या फिर मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मावा भी डाल सकते हैं। वरना अगर आप कुछ भी नहीं डालेंगे ना, तो ये इस तरह से भी आपको सुपर टेस्टी लगेगा। वाकई में बना के देखिएगा। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है इसको बनाने में, पूरा हलवा बनने में करीब आधा से पौना घंटा आपको लगेगा, और भुनाई आपको बहुत अच्छे से करनी है, तभी जाके इसका स्वाद आएगा, लेकिन लगेगा ये सुपर टेस्टी। तो जैसे मैंने कहा, आप इसमें हल्का सा दूध डाल दो, या फिर थोड़ा सा मावा डाल दो, या फिर थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दो, इसका स्वाद दुगना तिगना हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसको बना के देखिएगा, सुपर टेस्टी आपका हलवा बनेगा। तो जब मैंने इसमें चीनी शामिल की थी ना, उसके बाद से आपने देखा थोड़ा सा लिक्विडी हो गया था। उसके बाद मैंने इसको करीब 5-7 मिनट और भुना है, तब जाके हमारा ये हलवा तैयार हुआ है। बिल्कुल भुना भुना सा डार्क ब्राउन कलर का आलू का ये हलवा, जिसमें से बिल्कुल भी उबले हुए आलू का स्वाद नहीं आ रहा था।
अगर आप उसको कच्चा छोड़ देंगे तो बेशक उसमें उबले हुए आलू का ही स्वाद आएगा। तो हलवा हमारा बन गया। अब यहाँ पर ये जो बैटर हमने तैयार किया था ना, अच्छे से रेस्ट कर चुका है, लेकिन इसको मैं सारा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसमें से मैंने आधा अलग कर दिया है और जो अभी मुझे यूज़ करना है उसमें मैंने सेंधा नमक मिला लिया है। तो अब इस बैटर में भी अगेन आप चाहो तो हरी मिर्च अदरक को कूट के डाल सकते हो, हरा धनिया डाल सकते हो, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ क्योंकि मैंने चटनी भी बना ली है और साथ में जो मसाला भी बनाया है मैंने, उन सब में काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं। तो यहाँ पे मैं इस डोसे को, डोसा कहूँ, चीला, जो भी आप बोलना चाहो, बिल्कुल प्लेन रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर है हमारा नॉन स्टिक पैन जिसका हैंडल मुझसे टूट चुका है। इसमें मैंने सिर्फ आधा चम्मच घी डाला था और जब अच्छे से वो चारों तरफ फैल गया उसको मैंने पहले कॉटन के कपड़े से साफ़ कर दिया। आप मेक श्योर कीजिए कि आप घी या तेल जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फैलाने के बाद आप उसको अच्छे से कॉटन के कपड़े से साफ़ कीजिए और उस टाइम पे आँच बहुत तेज़ होनी चाहिए, यानी कि आपका जो तवा है आप जो इस्तेमाल कर रहे हो वो काफ़ी गर्म होना चाहिए। और जब आप उसको फैला दो उसके बाद फिर आँच को आप मीडियम कर सकते हो। तो यहाँ पे छोटे छोटे से ये मैंने ट्राई किए बना के और बहुत ही अच्छे बने। सच बताऊँ मुझे यकीन नहीं हो रहा था इतने अच्छे बन जाएंगे। मुझे लग रहा था कि कहीं ये चिपके ना, क्योंकि इसमें साबूदाना है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चिपके। आपने देखा बिल्कुल ज़रा सा ही घी मैंने डाला है और अलट पलट के इस तरह से मैंने सेका है। तो मैंने 2 बनाए थे माता रानी के लिए इस तरह से छोटे छोटे, उसके बाद मैंने बड़े भी बना के ट्राई किए, मतलब थोड़े बड़े साइज़ में। लेकिन फ़िलहाल मैं माता रानी को पहले भोग लगा देती हूँ। यहाँ पर है हमारा आलू का सुपर टेस्टी भुना भुना सा ब्राउन कलर का हलवा, जिसको मैंने ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा गार्निश किया है। पूरे हलवे में नहीं डाले क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती है। साथ ही हमारा आलू का मसाला, चटनी भी मैंने साथ में रख दी है और साथ में है ये हमारे साबूदाने और सामक के चावल वाले डोसे ही बोल देते हैं, चलो आप, हम इनको कंफ्यूजन नहीं करते, चीला या डोसा, हम डोसा ही बोल देते हैं। तो ये देखिए बड़ा ही फैंसी सा ये खाना लग रहा है। आपको देख के लगेगा कि शायद हम तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल एक देसी अंदाज में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। शायद आप लोगों की कन्फ्यूज़न थोड़ी सी दूर हो। मैंने इसमें कोई भी ऐसा फैंसी वाला सामान इस्तेमाल नहीं किया है, सब सामान आपके घर पे ही अवेलेबल होता है और अच्छे तरीके से मैंने बताने की भी कोशिश की है। जैसे मैंने कहा कि मैंने बिल्कुल शुद्ध देसी अंदाज में बताया है। आपको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा कर लीजिए इतने टेबलस्पून या इतने टेबलस्पून। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको बनाएंगे और खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे, माता रानी को खूब अच्छे से भोग लगाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि माता रानी को भोग लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक बड़ा डोसा भी ट्राई करती हूँ, कहीं वो तो नहीं चिपकता, लेकिन नहीं चिपका। देखिए एक मैं बना चुकी हूँ, दूसरा मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो जो माता रानी के लिए मैंने बनाया उसमें मैंने सिर्फ 1 चमचा बैटर डाला था, इसमें मैंने 2 चमचे बैटर डाले ताकि अच्छे से थोड़ा बड़ा हो, फैले। अब जब दूसरी तरफ आपको ये बबल्स दिखने लगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे से ये पक चुका है। बिल्कुल 1 चम्मच के करीब ही मैंने इस पर घी डाला है और उसके बाद हल्का हल्का सा मैंने इसको पलटने की कोशिश की है। धीरे धीरे पहले मैंने इसको किनारे से छुड़ाया और फिर देखते ही देखते ये पूरा डोसा बहुत अच्छे से फैल गया, और सॉरी पलट गया, बिल्कुल भी नहीं चिपका। वाकई में धीरे धीरे से मैंने कोशिश की और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मतलब इतना अच्छा बन गया। वाकई में हैट्स ऑफ टू मी, मैं बना पाई, आप भी बना पाएंगे ज़रूर। अच्छा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धुआं दिख रहा होगा, ये इसलिए है क्योंकि मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी आप घी में कोई डोसा पराठा बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है। आँच मैंने यहाँ पर इस टाइम मीडियम कर दी है, मतलब जब आपको डोसा या चीला जो भी आप बना रहे हो, जब आपको उसको पकाना है तब तो आपको गैस मीडियम कर देनी है, लेकिन जब आपको उसको फैलाना है उस टाइम आपकी जो गैस है वो थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, तवा आपका खूब गर्म होना चाहिए। अब हमने भी खा पी लिया, उसके बाद मैं आई हूँ अखंड जोत में घी भरने के लिए। तो जैसे मैंने अभी सुबह वाली क्लिप में आपको बताया कि आप चाहो तो घी को पिघला के डालो या फिर ऐसे ही डालो, तो मैं दोनों तरीके से डाल देती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया कि घी को पिघला के किस तरह से मैं डाल रही हूँ। छोटी सी एक पीतल की गिलासी है मेरे पास, ये भी पूजा में इस्तेमाल होती है, और इसमें भर के मैंने घी को अखंड जोत में ऊपर तक भर दिया है। अब अखंड जोत की बाती को ऊपर करने में बहुत से लोगों को डर लगता है कि कहीं जोत खंडित ना हो जाए, तो इस तरह से पहले नीचे से आप अपनी जोत को अच्छे से पकड़ लीजिए,
स्टर्डी यानी कि वो होनी चाहिए मजबूती से। उसके बाद ये इस तरह की चिमटी आती है, इससे आप अखंड जोत को धीरे धीरे ऊपर कीजिए। और अब मैं आपको बता भी रही हूँ और आप यहाँ पे देखिए भी स्क्रीन पे कि मैं जोत को पूरी तरह से नहीं पकड़ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको साइड से पकड़ा है और बस हल्का सा ऊपर खींचा है। तो ऊपर खींचते वक्त ध्यान रखिए कि ये जो चिमटी है ये जोत के ऊपर तक ना आप ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जोत चिमटी के बीच में पकड़ी जाए। तो साइड से हल्का हल्का सा आप उठाइए और जब आप धीरे धीरे से इस तरह करेंगे ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरुआत में मुझसे भी जब मैंने अखंड जोत लगानी शुरू की थी ना, तो करीब 3 साल मेरी अखंड जोत मुझसे खंडित हुई है। अब आपकी अखंड जोत खंडित ना हो उसके लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं। अगर इस तरह से जोत को ऊपर खींचने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक छोटा सा दिया लीजिए, सिंपल सा, जो भी आप घर पे जलाते हैं, या सिंपल एक मिट्टी का दिया ले लीजिए। उसमें छोटी सी एक बाती रखिए रुई की बना के, और उस बाती को आप इस जोत से जला लीजिए। उसके बाद आप अपनी अखंड जोत को ठीक कीजिए। तो माता रानी ना करे कि आपकी अखंड जोत उस समय खंडित हो जाए, मतलब उस समय वो जोत शांत हो जाए। तो ये जो छोटे दिए में आपने जलाई हुई है ना जोत, ये वही जोत है, इससे आप उसको दोबारा से जला सकते हैं। तो इस तरह से जोत खंडित नहीं मानी जाती। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अब रात में मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तो यहाँ पर ये जो मैंने दिखाया था ना जोत का प्रोटेक्टर, ये मैंने ढक दिया है। मैं तो इसको प्रोटेक्टर ही बोलती हूँ, अब मुझे सच में नहीं पता इसको बोलना क्या है। और आज ना मुझसे थोड़ा सा ना घी भी बिखर गया, मतलब मैं पता नहीं किस तरीके से डाल रही थी। जो छोटे वाले दिए मैं जलाती हूँ ना, उनमें से, बड़े वाली जोत में से नहीं। और ये सारा पेपर आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे चिकना हो गया। खैर कोई बात नहीं, शायद माता रानी की ऐसी ही इच्छा थी। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जोत के बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बता दिया। आप लोगों को शायद समझ भी आ गया होगा। नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर हल्का सा पर्दा मैंने लगाया है, पूरी तरह से उसको बंद नहीं किया है, हल्का हल्का सा, ताकि हम सोने जाएंगे तो माता रानी भी शयन करें। और यहाँ पर मैं हाथ जोड़ रही हूँ। रात में जो सबसे लास्ट काम मेरा होता है मंदिर से जाने का, मतलब जब मैं ऊपर सोने के लिए जाती हूँ, तो मंदिर हमारा नीचे है लेकिन सोने के लिए हम लोग ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो सामान बचा हुआ है जो मैंने बनाया, चटनी यहाँ पे मैंने टिफ़िन में भर के रख दी है। साथ ही ये जो आलू का मसाला मैंने बनाया, ये भी थोड़ा सा बच गया है। सुबह वानी ने बोला है कि मैं इसी के चीले बनवा के लेके जाऊंगी, मतलब इसी को मतलब दोबारा से रिपीट मैं करूंगी अपने लंच में। आलू का हलवा बचा है। और यहाँ पर जो ये अदरक कूटने वाली है ना, इसको धो के अच्छे से साफ़ करके सुखा के मैं उल्टा करके रखती हूँ। और ये जो मूंगफली के तेल की बोतल है, अभी वो तेल उसी बोतल में है, क्योंकि यहाँ पर जो कांच की बोतल मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, वो मैंने धोई है आज। इसलिए धोई है क्योंकि वो बिल्कुल नीचे तक खाली हो गई थी। बाकी जो 2 बोतलें आप देख रहे हो वो मैं पहले ही धो चुकी हूँ। तो इनको मैं 1 या 2 महीने में धोती हूँ, जब मुझे इनमें दोबारा से तेल भरना होता है। और साथ में एक कांच का जार खाली हुआ था, एक डब्बा खाली हुआ था, वो भी मैंने धो के रखा है। और मेरी किचन में हमेशा ये होता है, मतलब 1 हफ्ते में 1 बार तो होगा ही होगा कि कोई ना कोई डब्बा खाली होगा और वो धुलेगा। तो अभी 10 बज चुके हैं और फ्रिज के ऊपर मैंने जो भोग के बर्तन है ना एक्स्ट्रा, वो मैंने धो के यहाँ पे रख दिए हैं। सारा काम निपट चुका है। अभी ये वाला जो खाने पीने का सामान बचा हुआ है ये मुझे फ्रिज में रखना है। और साथ ही डस्टबिन भी मैंने बाहर रख दिया है। दूध अभी थोड़ा सा गर्म है तो उसको मैं अभी थोड़ा सा नॉर्मल होने दूंगी, तब तक मैं अपने मुंह हाथ धोऊंगी, ब्रश करूंगी, हल्का सा बालों में कंघी भी मुझे करनी है। और अभी आगे आप देखिए कि मैंने क्या बवंडर किया है। इस टाइम ना मैंने सर में अपने कंघी लगाई हुई है, जो मैं अंदर से लेके आई थी, क्योंकि मुझे अपने बालों में थोड़ी सी कंघी करनी थी। बालों में मतलब रात में मैं कंघी करके सोती ही हूँ, और आप लोगों को दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे अभी तक भी पता नहीं चला था। तो यहाँ पर मैंने पंखा बंद किया और उसके बाद जब मैं एक क्लिप शूट कर रही थी ना, थोड़ा सा मैंने कैमरे को ऊपर किया, तब जाके मुझे पता लगा कि मैंने सिर में कंघी लगाई हुई है। तो भाई उम्र का असर कह लो या क्या कह लो कि हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अब आप इमेजिन कीजिए कि इस तरह से कंघी लगे लगे मैं कहीं बाहर चली जाऊँ तो कुछ नहीं होगा, पता चल ही जाएगा, कोई ना कोई टोक ही देगा। तो यहाँ पर हैं रात के समय करने वाले कुछ ज़रूरी काम। ब्रश करना, अच्छे से मुंह हाथ धोना,
हाथ पैर धोना, अपने पैरों को भी अच्छे से धोना सोने से पहले ज़रूर। तो मुंह हाथ मैंने बाथरूम के अंदर धोए थे, इसलिए वो तो मैंने शूट नहीं किया, लेकिन ये जो फेस वॉश मैं कर रही हूँ ये बाथरूम के बाहर ही कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने शूट कर लिया। और ये जो फेस वॉश है ना, ये मेरी बेटी का है, उसी से मैंने थोड़ा सा लिया क्योंकि मेरा फेस वॉश ख़त्म हो चुका है। और मेरी बेटी अभी टीनेज में है, 13 मतलब वो 13 साल की हो चुकी है, तो इसलिए अब मैं उसको ये वाला फेस वॉश इस्तेमाल करने देती हूँ। पहले तो मैंने ऐसा कुछ खास उसको इस्तेमाल करने ही नहीं दिया। अच्छे से मुंह धो के मैंने हल्का सा गुलाब जल स्प्रे किया है चेहरे पे, वो क्लिप शायद शूट नहीं कर पाई मैं। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ बालों में कंघी, जो मैं नीचे बैठ के करती हूँ। आप देख रहे हो मैं नीचे बैठी हुई हूँ, क्योंकि फिर बाल इधर उधर गिरते हैं और वो कभी खाने में आएंगे या कभी आपके पैरों पे चिपकेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो जितने भी बाल गिरने हैं यहीं पर गिरेंगे, यहीं से मैं उनको उठा लूँगी। तो रात में ये मैं ज़रूर करके सोती हूँ, ब्रश करना, मुँह हाथ धोना, अच्छे से पैर धोना, और साथ ही ये ऐसे सिर को नीचे करके कंघी करना। इससे आपके जो सिर में ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और आपके बालों का झड़ना भी रुकता है। तो चलिए यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। इस वीडियो में जितनी भी मैंने रेसिपीज़ बताई उनको प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर ट्राई करें तो कैसी बनी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो किसी भी पॉइंट पर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। जय माता दी।